हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। होपफुली आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 2 विद द रिमेनिंग टॉपिक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस से, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज क्या कहता है कि जो भी मेमोरेंडम में कंपनी ने ऑब्जेक्ट्स डाले हुए हैं वो ही कंपनी को करने हैं, उसके ऊपर जाके कोई भी काम कंपनी को नहीं करना। अगर बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट जाके कंपनी ने काम किया तो वो सारे के सारे एक्ट माने जाते हैं नल एंड वॉइड, हेंस अल्ट्रा वायरस। इसी चीज को हम बोलते हैं दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस क्या होता है कि अगर कंपनी ने कोई भी बियॉन्ड द पावर जाके काम किया, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स मेमोरेंडम में डले हुए हैं उसके बाहर जाके कंपनी ने काम किया तो उस एक्सटेंट तक वो वॉइड माना जाएगा। ओके, अब इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इफेक्ट क्या होंगे? इंजेक्शन टू रिस्ट्रेन इट, मतलब कोई भी पर्सन इंजेक्ट कर सकता है कि कंपनी वो काम बिल्कुल भी ना करे। एंड नीदर पार्टी कैन शू, ना ही कंपनी थर्ड पार्टी को शू कर सकती, ना ही थर्ड पार्टी कंपनी को शू कर सकती फॉर द अल्ट्रा वायरस एक्ट। मतलब कंपनी ने कोई भी एक्ट अल्ट्रा वायरस किया तो ना तो बाहर वाली पार्टी कंपनी को शू कर सकती और ना ही कंपनी बाहर वाली पार्टी को शू कर सकती है। देन और पॉइंट इज लायबिलिटी क्लोज। लायबिलिटी क्लोज में क्या होता है कि कंपनी की कितनी लायबिलिटीज है? कंपनी की लायबिलिटी क्लासिफाई होती है 3 कैटेगरीज में, बाय शेयर्स, बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। बाय शेयर्स में उसकी लायबिलिटी कहां तक होती है? दैट इज अनपेड अमाउंट तक, मतलब जितना शेयर का अमाउंट है उतने अमाउंट तक पेड एंड जितना रिमेनिंग अमाउंट है उतना अमाउंट तक वो रहेगा अनपेड। एंड देन लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी में क्या होता है? हर एक मेंबर कंट्रीब्यूट करने के लिए एग्री करता है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे हम इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। उस नेचर ऑफ कंपनी को हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि कंपनी कहां पर कंट्रीब्यूट करेगी। इधर वो एसेट में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, या जो एक्सपेंसेस लगेंगे लिक्विडेशन के उनमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, या फिर जो अमंगेस्ट द मेंबर जो भी राइट्स हैं उनके राइट्स में एडजस्टमेंट वो कर सकते हैं। लेट्स से अब मैंने 5 लाख का कंट्रीब्यूशन एग्री किया था, अब मेरे जो दूसरा मेंबर वो 3 लाख ही दे पाया, 2 लाख वो नहीं दे पाया, तो उस 2 लाख का कंट्रीब्यूशन कौन सेट ऑफ करेगा? वो मैं सेट ऑफ करूंगा, तो वो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ द राइट ऑफ अदर कंट्रीब्यूटरीज। आपको एक चीज इसमें ध्यान में रखनी है, सामने देखना है एक बार, दैट इज अगर पॉइंट ये है कंपनी का मेंबर लीव कर गया और लीव करने के अगले 1 साल तक कंपनी बाउंड अप हो रही है, तो बेशक से वो मेंबर लीव कर गया हो, अगले 1 साल तक उस लायबिलिटी के लिए उसकी लायबिलिटी रहेगी जो डेट ऑफ सेसेशन से पहले अराइज हुई है। जैसे 1/4/25 को किसी मेंबर ने सेसेशन कर दिया, ओके, अब जनरली क्या होता है वो सीज हो गया तो लायबिलिटी नहीं रहेगी उसकी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बट सिर्फ सेसेशन के बाद के लिए वो लायबिलिटी नहीं रहेगा। अगर सेसेशन के डेट से पहले की लायबिलिटी है तो वो अगले 1 साल तक रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मतलब यहां तक की लायबिलिटी के लिए कंपनी उसको अगले 1 साल तक शो कर सकती है, फिर क्लेम कर सकती है। आफ्टर दैट और कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज में हमारी शेयर कैपिटल जाती है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, हमारे शेयर्स कितनी है, पार वैल्यू कितनी है, ये सब। सब्सक्रिप्शन क्लोज में जाते हैं हमारे नेम ऑफ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर का नाम और उसके फ्रंट में कि वो कितने शेयर्स क्लेम करना चाह रहा है। नॉमिनेशन क्लोज एप्लीकेबल होता है सिर्फ ओपीसी के केस में, कि ओपीसी के केस में एक मेंबर के साथ साथ हमें नहीं कल पढ़ा था एक नॉमिनी का नाम भी देना होता है, और उस नॉमिनी का नाम कहां पर देना होता है वो हमें देना होता है, दैट इज नॉमिनेशन क्लोज में, मेमोरेंडम में। ओके, फिर ये टेबल फॉर्म्स है, फॉर्मेट्स है मेमोरेंडम के, आप पढ़ लेना टेबल ए बी सी डी ई, मतलब एज पर द नेचर ऑफ कंपनी कोई भी टेबल फॉर्म उठा सकती है और अपना मेमोरेंडम प्रिपेयर कर सकती है। देन वर पॉइंट इज सेक्शन नंबर 5, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जनरली स्टार्टिंग होती है सेक्शन की कि आर्टिकल का कंटेंट क्या रहता है। आर्टिकल का कंटेंट रहता है मैनेजमेंट के अंदर के रूल्स रेगुलेशन को फ्रेम करना और सच अदर मैटर्स एज मे डीम फिट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आर्टिकल्स के अंदर आता है वो हमारा प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट हमारा क्या होता है कि किसी आसान चीज को मुश्किल बनाना, किसी भी आसान चीज को मुश्किल बनाना, उसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट। ओके, अब लेट्स से एक एग्जांपल में लिखिए करता हूं आपको। अब एक्ट में ये दिया गया कि कोई भी चीज है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास करनी है, लेट्स से 51% से पास करनी है, बट व्हाट कंपनी वांट कि ये चीज 90% से या फिर 90% के अलावा चेंज ना हो। इट मींस मैंने एक आसान चीज को मुश्किल में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज एंट्रेंचमेंट। यह तो कंपनी इसको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कर सकती है या इनकॉर्पोरेशन के बाद भी कर सकती है। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर कर रही है तो फिर INC 32 में उसको डाल के भेजना है, बट अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद कर रही है तो उसको भेजना है फॉर्म नंबर MGT 14 में। हाउ, मैं बताता हूं आपको। देखो, एट द फॉर्मेशन है तो कोई किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, बट फॉर्मेशन के बाद अगर हम एंट्रेंचमेंट अप्लाई कर रहे हैं और हमारा प्राइवेट कंपनी का केस है तो यूनानिमस कंसेंट मुझे चाहिए कि एंट्रेंचमेंट अप्लाई करने के लिए। बट अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिएगा एंट्रेंचमेंट अप्लाई करने के लिए, और एंट्रेंचमेंट अप्लाई करने के बाद
30 दिन के अंदर अंदर मुझे आरओसी को बताना है इनफॉर्म नंबर MGT 14, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ये आप अच्छे से करना। ओके, MGT 14 एंड 30 डेज। हाँ जी, ये उसके बाद का केस है कि मिनटों से जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी होगी एग्जिस्टिंग कंपनी का। ओके, फिर मॉडल फॉर्म ऑफ आर्टिकल, जैसे हमारा मॉडल फॉर्म ऑफ एमओए था वैसे ही हमारा मॉडल फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स भी है। एज पर द नेचर ऑफ कंपनी वो यहां से पिकअप कर सकती है और कोई भी अपना मॉडल फॉर्म बना सकती है। आफ्टर दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन द एमओए एंड एओए, एमओए में और एओए में क्या फर्क है? फर्स्ट, कंटेंट का फर्क है, सेकंड सुप्रीमेसी का फर्क है, थर्ड स्कोप का फर्क है। कंटेंट का कैसे? एमओए में आते हैं हमारे फंडामेंटल कंडीशन जिसकी वजह से कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट हुई है, और आर्टिकल्स में हमारे आते हैं इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो मेंबर टू मेंबर, कंपनी टू मेंबर फॉलो करने पड़ते हैं। सुप्रीमेसी, अब एक बात बताओ, मेमोरेंडम किसके कंप्लायंस में होना चाहिए? एक्ट के कंप्लायंस में होना चाहिए। और आर्टिकल किसके कंप्लायंस में होना चाहिए? दैट इज मेमोरेंडम प्लस एक्ट के कंप्लायंस में होना चाहिए। तो मेमोरेंडम बनेगा, उसी के प्रोविजन को डील करने के लिए आर्टिकल बनाया जाएगा, तो इसीलिए एमओए अपना सुप्रीम है और आर्टिकल उसके बेस पे बनाया जाता है। स्कोप, स्कोप एमओए वो ऑब्जेक्ट बताता है जिस ऑब्जेक्ट के ओवरराइड में कभी भी कंपनी नहीं जा सकती, और आर्टिकल रूल्स रेगुलेशंस बताता है जो पूरे करने हैं ऑब्जेक्ट क्लोज को पूरा करने के लिए। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने मेमोरेंडम में डाले हुए हैं वो ऑब्जेक्ट को कंप्लाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। सो देयर आर थ्री बेसिक डिफरेंस, फर्स्ट इज कंटेंट, सुप्रीमेसी एंड स्कोप। आफ्टर दैट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंटर फाउंडेशन का कंसेप्ट है। इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, दो डॉक्ट्रिन्स हमारे होते हैं, बच्चे जो अपने कंफ्यूजन इसमें रहते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक होता है हमारा इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि जो भी कंपनी काम कर रही है, जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बाहर वाले को उसकी 100% नॉलेज है, ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस दैट आउटसाइडर प्रिज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी अफेयर ऑफ द कंपनी। इसी को प्रिवेंट करने के लिए इंडोर आता है। इंडोर क्या बोलता है कि बाहर वाले इंटरनल अफेयर से जुड़े हुए नहीं होते हैं, हेंस वी विल नॉट प्रिज्यूम कि बाहर वाले को ईच एंड एवरीथिंग की नॉलेज होगी। दे बोथ आर एक्सेप्शन विद ईच अदर। कंस्ट्रक्टिव कंपनी को प्रिवेंट करते हैं कि बाहर वाले को नॉलेज होगी, इंडोर बाहर वाले को प्रिवेंट करते हैं कि उनको नॉलेज कैसे होगी, वो कंपनी से जुड़े हुए थोड़े ना होते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, सो पहले हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या आएगा कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको एमओए की भी और एओए की भी सफिशिएंट नॉलेज होगी। एंड आफ्टर दैट पॉइंट आता है हमारा, ये आप रीड कर लेना, सबके इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इसमें। इंडोर, इंडोर में क्या होता है? द पर्सन हु आर डीलिंग विद द कंपनी आर प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स रिक्वायरमेंट हैज टू बी ड्यूली मीट। अगर एमओए में ये लिखा हुआ है कि कंपनी को ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है ये काम करने से पहले, तो बाहर वाले ये एज्यूम कर सकते हैं कि उन्होंने वो काम कर लिया होगा। ओके, मतलब अगर कंपनी के अंदर कोई नॉन कंप्लायंस चल रही है, उसने वो काम पूरा नहीं किया, तो बाहर वाले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो इस चीज को एज्यूम कर सकते हैं। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शन जहां पर इंडोर अप्लाई नहीं होगा। मतलब एक्सेप्शन टू इंडोर क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मतलब इंडोर में क्या होता है कि बाहर वालों को प्रिवेंट किया जाता है, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है अंदर वालों को प्रिवेंट किया जाता है। तो इंडोर के एक्सेप्शन में क्या हुआ? उसके अपोजिट बात, अपोजिट में ऊपर क्या लिखी हुई है कि बाहर वालों को प्रिवेंट किया जाएगा, एक्सेप्शन में क्या बात आएगी कि बाहर वालों को अगेंस्ट किया जाएगा। 4 केसेस में, 5 केसेस है। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, अगर बाहर वाले को इरेगुलरिटी की नॉन कंप्लायंसेस की नॉलेज थी फिर भी वो कंपनी के साथ डील करते हैं, तो बाहर वाले खुद ही रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, आउटसाइडर विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल। नेग्लिजेंस, मतलब डिफेक्ट जो था, एरर जो था वो ऑट रिवील था। मतलब अगर आउटसाइडर थोड़ा सा भी एफर्ट्स लगाते, डिलीजेंस लगाते, तो उनको वो डिफेक्ट पता चल जाता, बट उन्होंने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना ही सही नहीं समझा। फोर्जरी, फोर्जरी कभी भी वैलिड नहीं होती किसी के पार्ट पे भी, तो जो फोर्जरी करेगा वही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। क्वेश्चन इज इन रिगार्ड टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी, जहां पर बाहर वाले को यही नहीं पता कि जिसके साथ वो डील कर रहा है वो कंपनी का कोई एजेंट है। जैसे डायरेक्टर्स आर द टाइप ऑफ एजेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के बिहाफ पे वो काम करते हैं, बट जिसके साथ वो डील कर रहे हैं थर्ड पार्टी को यही नहीं पता कि ये जो मोनू नाम का पर्सन है ये किसी कंपनी का डायरेक्टर भी है, वो इंडिविजुअल मोनू को ही जानते हैं बस, तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। देन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट, मतलब जो एक्ट अल्ट्रा वायरस होंगे उनके लिए ना तो बाहर वाले ना कंपनी रिस्पॉन्सिबल होंगी, बाहर वाले खुद ही जिम्मेदार होंगे। लेट्स से अब कंपनी ने कोई ऐसा एक्ट किया जो कि अल्ट्रा वायरस था, ओके, अब अल्ट्रा वायरस तो वो था, अब बाहर वाले को इसकी नॉलेज होनी चाहिए थी, क्योंकि एमओए में ऑब्जेक्ट क्लोज साफ साफ लिखा हुआ होगा, तो कंपनी किसी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ओके, सो ये था अपना
डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। होपफुली आपको समझ में ये आ गया होगा। अब सेक्शन नंबर 6 पे चलते हैं, एक्ट टू ओवरराइड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इसमें ये बोला है मेमोरेंडम, आर्टिकल, एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन जो भी कंपनी ने पास किए हैं, इन सब को ओवरराइड कौन करेगा? इन सब को ओवरराइड करेगा हमारा कंपनीज एक्ट 2013। ओके, और अगर हमने एमओए में, एओए में कुछ ऐसी बात लिखी है जो एक्ट से ओवरराइड करती है तो वो वर्ड मानी जाएगी। बट अगर एक्ट ने खुद ही बोला है, सुनो ध्यान से, अगर एक्ट ने खुद ही बोला है कि आर्टिकल में कंपनी अपने अनुसार प्रोविजन बना सकती है, तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग प्रोविजन बना सकती है, फिर वो वर्ड नहीं माना जाएगा। जैसे डिविडेंड के लिए कंपनी एक्ट ने क्या बोला है कि जनरली ये फुली पेड शेयर्स पे जाता है, बट अगर कंपनी पार्टली पेड पे देना चाह रही तो आर्टिकल में डाल सकती है। तो पार्टली पेड पे देने के लिए कंपनी को लिबर्टी दे दी, अगर आपने आर्टिकल में डाल दिया तो दे सकते हो, नहीं तो आप नहीं दे सकते। दैट्स ऑल। फिर अपना सेक्शन 10, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मतलब एक बार अगर एमओए और एओए रजिस्टर्ड हो गए तो मेंबर कंपनी से बाउंड हो जाएंगे, कंपनी मेंबर से बाउंड हो जाएंगे और मेंबर से बाउंड हो जाएगी, बस। ओके, सो दिस इज द केस। फिर आता है हमारा सेक्शन में 13, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, दैट इज अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, कि मेमोरेंडम को अल्टर किस तरह से किया जाएगा। जनरल बात बोल दी पहले इन्होंने, जनरल बात क्या बोली कि मेमोरेंडम को अगर हमें अल्टर करना है तो एसआर पास करना पड़ेगा, बट एसआर पास करने के बाद हमें वो आरओसी को भी फाइल करना पड़ेगा। सबसे पहला केस अपना था नेम चेंज का। अगर मैं नाम चेंज करना हो तो नाम चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले लेनी पड़ती है आरओसी की अप्रूवल। तो आरओसी के अप्रूवल लेने के लिए कंपनी आरओसी को अप्लाई करेगी INC 24 में। INC 24 में आरओसी को अप्लाई करेगी, फिर आरओसी उनको अप्रूवल देगी कि हाँ आप नाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, बट नाम चेंज अलाउड नहीं होगा अगर कंपनी ने अपनी एनुअल रिटर्न या कंपनी ने अपनी एफएस सबमिट नहीं करी है। तो मतलब नाम अलाउड जब भी होगा जब एनुअल रिटर्न और एफएस सारे फाइल कर रखी हो। ओके, और आरओसी एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड हो गई विद रिजर्वेशन ऑफ नेम, जो भी नेम के पार्टिकुलर्स थे वो सारे ठीक थे, तो आरओसी उनको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर देगी विद द न्यू नेम। ओके, फिर सेक्शन नंबर 16, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का क्या मतलब है? अगर कंपनी का नाम ऐसा है, या फिर आप ये सुनो, आरओसी को कभी भी लगता है कि जो कंपनी ने नाम रजिस्टर्ड कराया हुआ है वो किसी और से आइडेंटिकल है, या फिर वो मिलता जुलता है, या ऑफेंसिव है, या अनडिजायरेबल है, या तो वो अपने आप ऑन इट्स ऑन या किसी ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर के एप्लीकेशन से उस कंपनी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि उनको 3 महीने के अंदर अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम चेंज करने के लिए पास मारा होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ओके, अब ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर को अगर ऑब्जेक्शन फाइल करना है तो उसको 3 साल का टाइम दिया गया है। मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, लेट्स से ट्रेडमार्क में मैंने एक नाम ले लिया क्ले। ओके, क्ले नाम मैंने अपने लिए रजिस्टर्ड करवा लिया। अब क्ले नाम मैंने रजिस्टर्ड करवाया है अपने लिए, एम ने वही नाम यूज करना शुरू कर दिया, और जिस दिन से शुरू किया ना उसके 3 साल तक मैं अप्लाई कर सकता हूं। 3 साल के बाद मेरे पास कोई राइट अप्लाई करने का नहीं होगा। ओके, बस ये बात था। और जब वो डायरेक्शन आई 3 महीने की, उस डायरेक्शन के बाद चेंज करने के बाद आरओसी को मैं फिर से बताना है 15 दिन के अंदर अंदर। क्या बोला मैंने? आरओसी कंपनी को डायरेक्ट करेगी कि 3 महीने के अंदर अंदर आप चेंज करो, और कंपनी चेंज करके 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताएगी, फिर आरओसी उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। बात अगर ऐसी है चेंज कर दे तो दिक्कत ही क्या है? दिक्कत वहां होती है जब कंपनी डिफॉल्ट करे। अगर आरओसी ने बोला, डायरेक्शन दिया कि आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, तो वो नाम चेंज नहीं कर रहे, तो वहां पर आरओसी इटसेल्फ एक नया नाम अलॉट कर सकती है जो उसको ठीक लगेगा। XYZ, PQR, MNO, ABC, DEF, जो भी वो माने वो नाम प्रोवाइड कर सकती है। पहले इसमें पेनल्टी थी, बट अभी पेनल्टी अमेंड कर दी गई है। अब सिर्फ इतना है कि वो नया नाम खुद ही अलॉट कर देंगे। उसके बाद चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के 4 पार्ट्स हमारे आते हैं, देखिएगा। ये मैं आपको करवाता हूँ चार्ट से करोगे तो बेहतरीन रहेगा। फोन नंबर आप इसमें या तो मैं रीड करवा दूंगा या आप कर लेना रीड। देखो 4 चीजों में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो सकता है। लेट्स से रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा रोहतक है, हरियाणा में, ROSTA के रोहतक में। अब अगर मुझे अपना ऑफिस विद इन ए सिटी चेंज करना है, मतलब रोहतक के रोहतक में ही चेंज करना है, पहला केस। या फिर मुझे अपना जो ऑफिस है वो वन सिटी टू अनदर चेंज करना, मतलब रोहतक से किसी और सिटी में मुझे जाना है, पर स्टेट अभी भी हरियाणा ही है। थर्ड केस, विद इन ए स्टेट फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर। एक स्टेट में 2 आरओसी, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, एक मुंबई और एक पुणे, मतलब मुझे पुणे से मुंबई में आना है, बट स्टेट क्या है? सेम, तो ये केस आ जाएगा। बट स्टेट चेंज हो रही है तो क्या होगा?
सो वो पहला विद इन सिटी, आउटसाइड द सिटी एंड विद इन द सिटी बट चेंज ऑफ आरओसी एंड चेंज ऑफ स्टेट। अब सिटी चेंज हो रही है तो बोर्ड रेजोल्यूशन हमें पास करना है और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस हमें आरओसी को देना है। क्लियर? उसके बाद अगर हमारा वन सिटी टू अनदर सिटी चेंज हो रहा है तो एसआर मुझे पास करना है और एसआर पास करने के 30 दिन के अंदर मुझे आरओसी को नोटिस देना है। आफ्टर दैट वन आरओसी टू अनदर आरओसी में क्या होगा? सबसे पहले मुझे एसआर पास करना है। सबसे पहले मुझे जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले मुझे एसआर पास करना है। एसआर पास करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एसआर पास करना है और जस्ट अ सेकेंड, एसआर पास करना है। एसआर पास करने के बाद मुझे एप्लीकेशन आरडी को देनी है और आरडी 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करेगी, या तो रिजेक्ट या अप्रूव कंपनी को देगी एप्लीकेशन अप्रूव करके। अब कंपनी 60 दिन के अंदर अंदर आरओसी को भेजेगी। ओके, और फिर आरओसी कंपनी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी 30 दिन के अंदर अंदर। ये बात है चेंज ऑफ आरओसी की, नोट इट डाउन। ओके, एसआर पास करना है। एसआर पास करके रीजनेबल टाइम के अंदर आरडी को अप्लाई करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं आरडी को अप्लाई करने का। फिर आरडी कंपनी को अप्रूवल देगी 30 दिन के अंदर अंदर, कंपनी आरओसी को बताएगी 60 दिन के अंदर अंदर और आरओसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी 30 दिन के अंदर अंदर और सर्टिफिकेट होगा एक कंक्लूसिव एविडेंस कि हमारा आरओ चेंज हो चुका है। फिर हमारा पॉइंट आता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। बिल्कुल आसान सी बात है, पहले एसआर पास होगा, ये वाला कैसे, ये एसआर पास होगा। एसआर पास होने के रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर मुझे आरओसी को यानी आरडी को लगा लो, आरडी को अप्लाई करना है। आरडी 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी को देगा और कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को देगी, बस। ठीक है जी। और आरओसी कब तक देगी रजिस्ट्रेशन, वो कोई लिमिट नहीं है। सो पहले एसआर, एसआर के 60 दिन के अंदर अंदर आरडी को, और आई एम रिपीटिंग अगेन, एसआर पास करना है। एसआर पास करने के बाद एप्लीकेशन आरडी को, आरडी 60 दिन के अंदर अंदर उसको डिस्पोज करेगा, कंपनी को 60 दिन के अंदर अंदर देगा, फिर कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर उसको आरओसी को फाइल करेगी। सो दिस इज द केस। ओके जी। तो ये बात मैंने आपको अभी पढ़ाई है। और एप्लीकेशन में क्या, एप्लीकेशन जो मैंने बोला था आपको आरडी को देगी, वो जाएगी आईएनसी 23 में, जो मैंने आपको बताया था ना। एसआर पास करके आरडी को जाना है, कौन से फॉर्म में जाएगा, आईएनसी 23 में जाएगा। ओके, आईएनसी 23। उसके बाद क्या क्या एप्लीकेशन में अटैच करना है, बेसिक से आप पढ़ सकते हो, एमओए, एओए, मिनट्स एंड बोर्ड रेजोल्यूशन। ओके, कैरेक्टर की लिस्ट, डिबेंचर की लिस्ट और एक्नॉलेजमेंट, ये सब। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करनी है मुझे, और जब मैंने एप्लीकेशन दी आईएनसी 23 में उसके कम से कम 30 दिन पहले। ओके, मतलब जैसे आज एप्लीकेशन दी है तो पिछले 30 दिन के अंदर अंदर मुझे आईएनसी 26 में एडवर्टाइजमेंट इशू करनी है, एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में। गॉट इट? और आफ्टर दैट जो सीजी से मेरे पास ऑर्डर आया था वो हम आरओसी को फाइल करते हैं, और आरओसी को कौन से फॉर्म में फाइल करेंगे, आईएनसी 28 में। बात सुनो, आरडी को एप्लीकेशन जो जाएगी वो जाएगी आईएनसी 23 में, जो एडवर्टाइजमेंट जाएगी 26 में, जो आरओसी को लेटर जाएगा वो जाएगा 28 में। ध्यान रखना इस चीज का। ओके, उसके बाद सर्टिफिकेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होंगे, कंपनी के नया प्रोविजन है ये। ऑब्जेक्ट अगर चेंज करना है तो सबसे पहले क्या प्रोविजन, सुनो ध्यान से। अगर हमने पब्लिक से कोई पैसा रेस किया है, अगर हमने कोई कंपनी पब्लिक से पैसा रेस किया और कोई हमारा अनयूटिलाइज रह गया अमाउंट, तो हम उसको एसआर पास करके चेंज कर सकते हैं। एसआर के अंदर क्या क्या हम डालेंगे, कितना पैसा आया था, कितना पैसा यूटिलाइज हो गया, एंड देन अनयूटिलाइज कितना रहता है, अल्टरेशन हम क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, जस्टिफिकेशन कितना अमाउंट है उस जस्टिफिकेशन में यूज हो जाएगा, नहीं ऑब्जेक्ट भी यूज हो जाएगा, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या, मतलब मेरा कितना प्रॉफिट आएगा उससे, अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और प्लेस फ्रॉम वेयर द इंटरेस्टेड पर्सन में ऑब्टेन द कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन पास। और वो प्लेस जहां पर एसआर कोई भी पर्सन अगर इंस्पेक्ट करना चाहता है तो वो आ सकता है। ओके, ये चीज मुझे आपको बतानी थी। फिर एडवर्टाइजमेंट देनी है मुझे दो न्यूज़पेपर में। डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट ऑफर देना है। अब जैसे मान लो मुझे एसआर पास करना है, एसआर पास करना हमने पढ़ा अभी ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए, बट कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो डिसेंट कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं चेंज के लिए, तो कंपनी उनका एग्जिट ऑफर दे सकती है, मतलब कंपनी उनके शेयर परचेज कर सकती है, उनको कह सकती है आप कंपनी से जा सकते हो।
फिर 30 दिन के अंदर जब एसआर पास हो गया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी सर्टिफाई कर देगी। ध्यान से सुनो, कंपनी एसआर पास करेगी, एसआर पास करके आरओसी को बताएगी, फिर आरओसी 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को सर्टिफाई कर देगी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो चुका है। ओके, फिर हमारा है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल अल्टर कैसे होते हैं? बाय स्पेशल रिजोल्यूशन होते हैं। पहला केस इन्होंने लिया है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी और वाइस वर्सा। सिंपल से करना कर लेना, रीड कर लेना सिर्फ। जब भी हमने एसआर पास किया, एसआर पास करने के 60 डेज के अंदर अंदर हमें RD1 में एप्लीकेशन फाइल करनी है और मेरी कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी। जस्ट रीड कर लेना है इसको बस। ओके, और जब हमने अल्टरेशन कर दिया, मतलब अगर प्राइवेट कंपनी थी तो पब्लिक में कन्वर्ट कर दी, पब्लिक थी तो प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया, तो INC 27 में मुझे आरओसी को 15 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। आफ्टर दैट अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, छोटा सा टॉपिक और बड़ा मजेदार सा है। अब जो भी हमारी मेमोरेंडम में या फिर आर्टिकल्स में चेंजेस हुए हैं वो हमें हर एक कॉपी में नोट करने पड़ेंगे। ये बात है फिजिकल कॉपी के टाइम की, जहां पर फिजिकल कॉपीज होती थी। MOA में कोई चेंज हुआ और AOA में कोई चेंज हुआ, चेंज होने के बाद हमें पब्लिक को ऑल्टर्ड कॉपी इशू करनी है, पुरानी कॉपी इशू बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर करी तो 1000 पर कॉपी का फाइन हमारे ऊपर लग सकता है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। आरओ वाली चीज मैंने आपको बता दी। ओके, ये थोड़ा नया टॉपिक है, सुनो, वो वाली अलग थी। सेक्शन 12 दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के बाद, कंपनी का इनकॉर्पोरेट होने के बाद एक आरओ सिचुएट करना है जहां पर कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे। ओके, और पोस्ट ऑफिस बॉक्स कभी भी, पोस्ट ऑफिस का बॉक्स कभी भी रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हो सकता। मतलब कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि हमारे बिल्डिंग के नीचे वो एक डब्बा लगा हुआ है वहां पर आप लेटर डाल देना, फिजिकल ऑफिस करने की कोई जरूरत नहीं, फिजिकल ऑफिस होना चाहिए। फिर वेरिफिकेशन ऑफ द ऑफिस। अब एक बात बताओ, जब भी कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसका कोई एक फिजिकल ऑफिस होना चाहिए, प्लस इन्हीं 30 दिन के अंदर उसको आरओसी को भी वेरीफाई करवाना है। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर ऑफिस सिचुएट करना है प्लस आरओसी को इन्फॉर्म भी करना है। 30 एंड 30 एक ही है, साथ नहीं है। 30 दिन के अंदर अंदर ही बनाना है और 30 दिन के अंदर अंदर ही वेरिफिकेशन करवाना है बस। लेबलिंग, लेबलिंग क्या होता है? नेम बोर्ड। अब कंपनी को अपने कंपनी के बाहर एक कंपनी का नाम, प्लेस एक कॉन्स्पिक्यूअस पोजीशन रीजनेबल लेटर में पेंट करवाना है और लेजिबल लेटर में अपनी सील पे भी लगवाना है, कंपनी सील पे, और सिन नंबर भी एंग्रेव्ड करवाना है। ओके, कोई प्रोमाइजरी नोट है, कोई चेक है तो वहां पर भी हमें लगाना पड़ेगा। और अगर कंपनी का नाम चेंज हुआ है पिछले 2 सालों में, इट मींस अगर कंपनी का नाम आज चेंज हुआ है तो उसके 2 साल तक उसको आज वाला नाम भी रखना है, पुराना वाला नाम भी रखना है। और ओपीसी है तो साइड में लिखना है ओपीसी। नोटिस ऑफ एवरी चेंज इन द ऑफिस। अगर आरओ में कोई भी चेंज हुआ है आफ्टर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वेरीफाइड इन द फॉर्म नंबर INC 22 अलोंग विद द फीस प्रिस्क्राइब्ड शैल बी गिवन टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। अगर सिचुएशन में कोई भी चेंज हुआ है तो हमें INC 22 में आरओसी को बताना पड़ेगा। अप्रूवल और कंफर्मेशन ऑफ चेंज। ओके, ये आई थिंक वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया था, ये वाले बात जो आरओसी को मुझे बताना है। यहां पर जैसे पॉइंट ये है, दिस वन एंड दिस वन। देखो पता क्या है, मेरी बात सुनो एक बार, कैसे डील होगा दोनों में। चेंज इन MOA एंड चेंज इन AOA। अगर स्टेट चेंज होती है, बात सुनो, स्टेट चेंज होती है तो वो आता है चेंज ऑफ MOA। इसके अलावा कोई भी चेंज हो, आरओसी चेंज हो, सिटी चेंज हो, या विद इन द सिटी प्लेस चेंज हो, ओके, विद इन द सिटी, तो भी हमें आरओसी को बताना पड़ता है। उसको बोलते हैं चेंज ऑफ आर्टिकल, क्योंकि सिचुएशन क्लॉज में स्टेट आती है और स्टेट में हमेशा मेमोरेंडम आता है। ओके, दैट्स व्हाई। और हमें आरओसी को बताना है INC 22 में। बस यहां पर कोई और हो सकता है, आप लोग देख लेना ऊपर। ओके जी, बात वही थी, मैंने आपको बता दिया सारा कि आरडी को हमें 30 दिन बताना, फिर कंपनी आरडी को फाइल करेगी, आरडी फिर आरओसी को देगी, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। ओके, लेट मी थिंक, कुछ और बताना है क्या आपको? एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जाएगा? 23 में, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आरडी को एप्लीकेशन जाएगी 23 में। ओके, आरडी कंपनी को देगी, कंपनी आरओसी को देगी, आरओसी को INC 22 में। ये प्रोविजन है इसका। ओके, रीड कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। और अगर
कोई भी कंपनी ने इस सेक्शन में डिफॉल्ट किया तो कंपनी और हर एक ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी? 1000 पर डे, बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, मतलब 1000 रुपए पर डे से लेके 1 लाख रुपए तक। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये भी अच्छा प्रोविजन है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस को कमेंस नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस जो सेक्शन नंबर 10A में बातें दी गई हैं पूरी नहीं हो जाती। बात सुनो क्या है इसमें, सिंपल सी बात है। पहली बात, ये एप्लीकेबल किस पे सेक्शन? कंपनी 2019 के बाद बनी है, प्लस शेयर कैपिटल वाली कंपनी है। ओके, और क्या प्रोविजन है कि कंपनी अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती, और अगर कमेंस करना है तो 2 रिक्वायरमेंट इनको पूरी करनी पड़ेंगी। पहली रिक्वायरमेंट क्या? आरओसी को बताना है, डिक्लेरेशन देनी है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर थे उन्होंने अपने अपने शेयर सब्सक्राइब कर लिए हैं और हमने अपना एक फिजिकल ऑफिस सिचुएट कर दिया है। 2 डिक्लेरेशन देनी है कंपनी को। पहला, हमने अपना वेरिफिकेशन करवा दिया रजिस्टर्ड ऑफिस का और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स ने सारे के सारे पैसे पे कर दिए जो उन्होंने एग्रीड किया था, वो 180 दिन के अंदर अंदर देना है। दोबारा सुनिए, इसमें चार्ट बना के करवा रहा हूं। ये कंपनी अपना बिजनेस कमेंस कब कर सकती है? 2 केस होने पे, आरओ बनने के बाद प्लस INC 20A में 180 दिन के अंदर आरओसी को एक बात बतानी है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर थे उन्होंने सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए और पैसे पे कर दिए हैं। ये दोनों डिक्लेरेशन देने के बाद ही कंपनी इनकॉर्पोरेट और सॉरी कमेंस कर सकती है बिजनेस, अदरवाइज नहीं कर सकती। वरना वो ना ही कोई बोरिंग पावर एक्सेस कर पाएगी, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्सेस कर पाएगी। ओके, और एक डिक्लेरेशन और देनी है, अगर कंपनी का नेचर ऐसा है कि उसको किसी सेक्टरल रेगुलेटर से अप्रूवल चाहिए है तो उसने वह अप्रूवल ऑब्टेन कर ली है। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया, ऊपर वाले 2 डिक्लेरेशन नहीं दिया और कंपनी ने बिजनेस अपना कमेंस कर दिया तो क्या होगा? कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी? 50,000 रुपीज तक, और ऑफिसर के ऊपर 1000 रुपीज पर डे, बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। और डिक्लेरेशन नहीं फाइल की 180 दिन के अंदर अंदर तो कंपनी का नाम भी रिमूव हो सकता है, क्योंकि जब आरओसी के जब सब्सक्राइबर ने पैसे पे नहीं किया तो इनिशियल फंडिंग ही नहीं आई है तो कंपनी चलेगी कैसे? इट्स बेटर कि कंपनी को रिमूव कर दिया जाए। डिक्लेरेशन देनी कितने दिन में है कि सब्सक्राइबर ने पैसा पे कर दिया? बताओ, 180 दिन के अंदर अंदर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और साथ में INC 20A फॉर्म में। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर कोई भी कंपनी को हमें कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट हम कर सकते हैं। और हमने ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जब कन्वर्जन हो तो कैसे होगा। बात यह है कि अगर आरओसी का अप्लाई किया है हमने अगर हमने आरओसी का अप्लाई किया है तो आरओसी उस कन्वर्जन के एप्लीकेशन से पुराने वाला कैंसिल कर देगी रजिस्ट्रेशन और नए वाला रजिस्टर्ड कर देगी, और कॉन्ट्रैक्ट्स में, डेब्ट्स में, लायबिलिटीज में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। दैट द सेक्शन विल बी 19, दैट इज सब्सिडियरी कंपनी नॉट टू होल्ड द शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, कि सब्सिडियरी कंपनी का होल्डिंग में होल्ड नहीं कर सकती। एक बार होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप बन गया, एक बार किसी और कंपनी में किसी ने 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लिए तो जिसने होल्ड किए हैं वो बन जाएगी होल्डिंग कंपनी, जिसने होल्ड किए हैं वो बन जाएगी सब्सिडियरी कंपनी। और ये रिलेशनशिप बनने के बाद जो सब्सिडियरी कंपनी है वो दोबारा होल्डिंग में होल्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ये बोलता है सेक्शन नंबर 19। ओके, बट ये प्रोहिबिशन इन केसेस में अप्लाई नहीं होती। अगर सब्सिडियरी कंपनी एज एन एलआर होल्ड करे, मतलब ये था कोई कंपनी थी और कोई कंपनी जो कंपनी के मेंबर थे, लेट्स से यहां पर एक कंपनी XYZ, ये सब्सिडियरी और ये होल्डिंग है। अब इस कंपनी ने कुछ शेयर होल्ड कर रखे थे, यहाँ पे एक पर्सन है, वाई एक पर्सन है, इसकी डेथ हो गई और इसका एलआर कौन था? जेड कंपनी। अब बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव जेड के पास शेयर्स आए हैं तो ये अलाउड माना जाएगा। या सब्सिडियरी ने एजेंट ट्रस्टी होल्ड शेयर कर रखे हैं, या फिर ये रिलेशनशिप बनने से पहले ही सब्सिडियरी शेयर होल्ड कर रखे हैं तो वो अलाउड माना जाएगा। या फिर कोई स्कीम ऑफ एमएलगेमेशन, 2 कंपनी हमारी एमएलगेमेंट हो गई जिसकी वजह से सब्सिडियरी के पास होल्डिंग के शेयर्स आ गए। क्या बोला मैंने? सुनो ध्यान से। अब लेट्स से एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, होल्ड लगा लो, यहाँ पे SUB सब लगा लो, यहाँ पे PQR लगा लो। अब PQR ने शेयर होल्ड किए हुए थे, कोई दिक्कत थोड़ी है, बट अब ये होल्डिंग सब्सिडियरी तो है ही। अब PQR और SUB मर्ज हो गई तो बाय अमेलगमेशन PQR के शेयर किसके पास चले गए? दोनों के पास चले गए उनके पास। अब मतलब बाय अमेलगमेशन सब्सिडियरी के पास होल्डिंग के शेयर आ गए तो ये भी हमारा अलाउड माना जाएगा। ध्यान से सुनना ये बात। ओके, और या फिर एक्ट कमेंस होने से पहले शेयर होल्ड कर रखे हैं तो
5 केसेस में सब्सिडरी होल्ड कर सकती है। पहला, एज एन एनआर, एज एन ट्रस्टी, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप एंड बाय द वर्च्यू ऑफ अमेलगमेशन। ओके, राइट टू वोट 2 केसेस में आएगा, या तो एज एन एलआर होल्ड करें वो लोग, या फिर एज एन ट्रस्टी होल्ड करें। उनके अलावा किसी में भी उनके पास राइट टू वोट नहीं है। ओके जी, उसके बाद अपने सेक्शन था सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। 2021 मैं आपको मिला के करवा रहा हूं। ओके, 20 सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कंपनी को डॉक्यूमेंट सर्व करने हो, या फिर डॉक्यूमेंट हमें आरओसी को सर्व करने, मेंबर को सर्व करने हो, तो कैसे होंगे? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर पोस्ट, या हो लिविंग एट इट्स आरओ, मतलब वहीं पे छोड़ देना लेटर को, या फिर एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट सर्व हो सकता है। बट अगर किसी मेंबर को हमें सर्व करना हो, तो मेंबर क्या कोई स्पेसिफिक मोड बता सकता है? कि मेंबर ये कह सकता है कि मुझे तो एक बंदा देके जाएगा स्पेशली, हाँ बता सकता है, बट उसकी फीस कौन पे करेगा? मेंबर इटसेल्फ पे करेगा। इसे ध्यान में रखना आप। ओके, और ये टाइम ऑफ डिलीवरी अजम्पशन है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने बाय पोस्ट कोई नोटिस डिलीवर करना चाहा है, तो मैं क्या एज्यूम करूंगा कि कितने टाइम के बाद वो पहुंच गया होगा? अगर वो मीटिंग का नोटिस है तो 48 आवर्स के बाद, और अगर वो किसी और चीज का नोटिस है जो ऑर्डिनरी कोर्स टाइम में लगता है उतने टाइम के बाद। ओके, अब मतलब निधि कंपनी के केस में अच्छा पॉइंट ये भी आ सकता है, मार्केट इंपोर्टेंट। निधि कंपनी के केस में कब हमें डॉक्यूमेंट्स या फिर नोटिस पर्सनली देने होते हैं मेंबर को? अगर किसी मेंबर ने 1000 के शेयर्स या फिर 1% विच एवर इज लेस, जितने होल्ड कर रखे हैं, तो हमें उनका पर्सनल नोटिस भेजना पड़ेगा। बाकियों को नोटिस बोर्ड पे या फिर एडवर्टीजमेंट के थ्रू बस। सो लेट्स से यहां पर मिस्टर सी है। अब सी ने निधि कंपनी में 1200 के शेयर होल्ड कर रखे हैं, और 1200 की परसेंटेज बनती है 5.5%। ओके, अब ये बताओ 1000 और 1%, तो विच एवर लोअर कितना हुआ? 1%। वो मुझे पीएससी देखनी पड़ेगी कितनी बनती है, तो जो भी लोअर आता है वहां तक के शेयर होल्ड करके तो वो अलाउड माना जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स से निधि कंपनी है कोई, उसके शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। ओके, अब इसका 1% कितना हुआ? 2000 रुपए, राइट? 2000 और 1000 रुपए, विच एवर इज लोअर। तो जिस मेंबर ने 1000 होल्ड करके हैं शेयर्स, तो उसको पर्सनली नोटिस भेजा जाएगा, सब ये मतलब। बाकियों के लिए एडवर्टाइजमेंट दे दी जाएगी। फिर ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक कौन करेगा? जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या तो केएमपी साइन करेंगे या कोई और ऑथराइज ऑफिसर या ऑथराइज एम्प्लॉय साइन करेंगे। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 22 एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट्स बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, जो कंपनी के बिहाफ पे बनाए गए हैं, वो कौन साइन करेगा? कोई भी पर्सन, और जो अथॉरिटी में है वो साइन करेगा, जिसके पास चाहे इंप्लाइड अथॉरिटी हो चाहे एक्सप्रेस अथॉरिटी। बट अगर फॉर्मल डीड्स हैं, फॉर्मल डीड मतलब कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट बन रहा है, कोई पार्टनरशिप डीड बन रही है, तो सिर्फ वही पर्सन साइन कर सकते हैं जिसके पास एक वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी हो। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो ये लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू मैंने उसको ऑथराइज कर दिया कि मैं इस पत्र के थ्रू कह रहा हूं कि आप मेरे बिहाफ पे सारे साइन कर सकते हो, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। तो जिस पर्सन के पास पावर ऑफ अटॉर्नी होगी वही फॉर्मल डीड साइन कर सकता है। और पावर ऑफ अटॉर्नी दी कैसे जाएगी, बनाई कैसे जाएगी? मतलब अगर कंपनी के पास सील है तो सील लगा के किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं हम। अगर सील नहीं है तो ये तो 2 डायरेक्टर के साइन लग जाएंगे इस डॉक्यूमेंट पे, तो मैं ऑथराइज कर सकता हूं। 2 डायरेक्टर के साइन से मैं किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकता हूं कि मेरे बिहाफ पे वो साइन करेगा। बट अगर कंपनी के पास, मतलब कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी है, सीएस है, तो एक सीएस और एक डायरेक्टर की साइन करके हम किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। दोनों पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, और कल का हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो क्वेश्चन बैंक का रहेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आरटीपी के, एमटीपी के, पास्ट ईयर्स के, वो सारे मैं कवर करूंगा यहाँ पे। बट मेक श्योर कि आप कल से पहले दोनों पार्ट्स देख ले। देखो टाइम काफी कम है, अप्रोक्सीमेट आप लोगों के पास सिर्फ 90 डेज ही रहते हैं। एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक दिन काउंटेबल है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर कीजिएगा। एक बार अपनी साइड से इस चैप्टर को पूरा कर लीजिएगा, और रिपीटेशन मोड में देखना है इसको। जैसे पहले देखना 1 की स्पीड पे, फिर 1.5 की स्पीड से, 1.75 की स्पीड से। तब ऐसा होगा कि जितने भी कंसेप्ट है वो आपके माइंड में रिटेन हो जाएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। बाय बाय।